नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संयुक्त बैठक शुक्रवार को हुई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सर्वसम्मति से नेता सदन के रूप में चुन लिया गया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को नेता सदन के रूप में चुने जाने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसका सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने मेजे थपथपाकर स्वागत किया और अपनी सहमति प्रदान की। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल सेक्युलर सहित राजग के तमाम गठबंधन के दल के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। बैठक को संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और राजग सहयोगी दलों का आभार जताया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी सहित घटक दलों के नेताओं ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। राजग बैठक का क्या संदेश है, क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे और जो संदेश निकला है इस बैठक से उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक आशुतोष झा जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी से। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत आशुतोष जी मैं आपसे करूँगा। संयुक्त बैठक राजग की, और इस बैठक में सर्वसम्मति के साथ नेता सदन चुना जाना नरेंद्र मोदी का, क्या संदेश है इसका? और इस बैठक में जो बात उभर के सामने आई, क्या मायने हैं उसके? देखिए, पहली बात तो ये है कि एनडीए बीच बीच में थोड़ा सा स्वरूप बदलता रहा है एनडीए का, लेकिन एनडीए के नेता तो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ही है जी। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा, अगर आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ आपको, क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए को डिफ़ाइन किया और ये बताया कि कैसे 30 साल से ये गठबंधन चल रहा है, मुझे याद आता है, प्रदीप जी को ज़्यादा अच्छे से याद होगा जो कि बहुत लंबे समय से कवर कर रहे थे, कि ये 1999 के आसपास में, जब वो शायद जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे ऑर्गेनाइजेशन में, उस समय उनसे ये सवाल किया गया था और बहुत प्रोमिनेंटली ये चीज़ें छपी भी थी। और उन्होंने कहा था कि एनडीए जो है ये किसी भी गठबंधन को, अब तक जो गठबंधन हुए हैं और भविष्य में अगर कोई हुआ तो भी उसको भी आउटशाइन कर देगा। इस तरीके का गठबंधन है क्योंकि इसका कैरेक्टर वैसा है जी। उन्होंने रेनबो जैसी बात कही थी कुछ उस समय में, कि एक रेनबो है जिसमें सारे 7 कलर मिलके एक पूरा प्रकाश देता है, उस तरीके की बात उन्होंने की थी। आज उन्होंने फिर से इसको बताया भी। और जो दूसरी बात है कि एनडीए के घटक दल हैं जिसको लेकर के, कि आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिनों से बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं जी, खासतौर से जेडीयू और टीडीपी को लेकर के। अब उनके जो दोनों नेता हैं उनके भाषण, क्योंकि जब उनको चुना गया तो उनकी ओर से प्रस्ताव आया और उन्होंने जो अपनी बातें रखी उसमें वो क्या था, उन्होंने ये दोनों नेताओं की ओर से ये बात आई कि मोदी जी, आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे और आप जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं आप बढ़िए, हम बिना किसी शर्त के आपके साथ हैं जी। राज्यों की जो आकांक्षाएं होती है उसका थोड़ा सा हल्का जिक्र किया कि राज्य, किसी के लिए भी राज्य प्रगति करे, उनका ये उनकी, क्योंकि एक राज्य के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी, तो वो रखी। लेकिन ये कि मोदी जी आप बढ़िए, जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम आपके साथ हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सरकार गठन होने से पहले ही जो आशंकाएं थी वो निर्मूल होना सबसे ज़रूरी था और वो आज हो गया। प्रदीप कौशल जी, अगर इस बैठक की मैं बात करूं, एनडीए के जो सदस्यों की संयुक्त बैठक आज हुई है और उसमें जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जो बात रखी कि एनडीए जो है वो केवल एक अलायंस महज सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि 3 दशकों का इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इसका इतिहास है, और ये जो अलायंस है, जो एनडीए है, वो विश्वास के पुल पर आधारित एक गठबंधन है जो देश के विकास के लिए, देश की सेवा के लिए दलों का एक गठबंधन है। आप कैसे देखते हैं उनकी इस बात को, जो जिस 3 दशक के इतिहास की वो बात कर रहे हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एनडीए जो है वो 3 दशक पुराना है।
लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में एनडीए का जो स्वरूप बना, जो कार्यप्रणाली बनी, वो थोड़ी अटल जी के युग से थोड़ी सी भिन्न थी। पहले उसका एक संयोजक रहता था जो जिस पद के ऊपर अटल जी ने भले ही वो उसके अध्यक्ष थे, वो दायित्व जॉर्ज फर्नांडिस को सौंपा। उसके बाद शरद यादव भी रहे उसके कन्वीनर। लेकिन अब जो स्वरूप है एनडीए का, वो वापस से कुछ जो उसका मूल स्वरूप था उसके निकट है। हालांकि अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई कि उसका संयोजक किसी को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने विशेष बल दिया सर्वमत के ऊपर, यानी आम सहमति के साथ कार्य करेंगे। और दूसरा जो सब लोगों ने मार्क किया कि जो बल था वो एनडीए को लेकर के, एनडीए के स्वरूप को, उसके व्यापक जो उसके अंदर गठबंधन है उसको लेकर के काफ़ी उसके ऊपर बल दिया गया। भाजपा को लेकर के कोई विशेष आग्रह जो है उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो दो प्रमुख सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम, उन दोनों दलों के नेताओं ने भी पूरे तरीके से समर्थन दिया और अपने सहयोग देंगे उसको लेकर के आश्वस्त किया सबको। तो जो अटकलें हाल ही में लगाई गई थी इन दोनों दलों की भूमिका को लेकर के, जो विरोधी खेमे के द्वारा विशेषकर लगाई गई थी, उनको पूरी तरीके से विराम दे दिया गया जी। दोनों ने खुले मन से प्रधानमंत्री को समर्थन देने की, उनका सहयोग करने की जो है वो घोषणा की जी। आशुतोष जी, एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में और कही। उन्होंने कहा कि जो एनडीए अलायंस है वो अगर भारत के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए, उसमें कई बार गठबंधन बने, चुनाव से पहले भी बने, चुनाव के बाद भी बने, लेकिन एनडीए गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सबसे सफल अलायंस गठबंधन कहा जा सकता है, जिसने देश का नेतृत्व किया है। और लगातार 10 वर्षों से केंद्र में एनडीए की सरकार का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और तीसरी बार भी जनादेश एनडीए को मिला है। सफल अलायंस का क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर अलायंस की बात करें तो आप वाजपेयी एरा से पहले के अलायंस की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो खैर कितना इनस्टेबल था कि सबको पता है कि जब चंद्रशेखर जी बने थे और कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट देकर के सरकार बना दी थी तो उस समय क्या स्थिति थी। कोई प्रधानमंत्री 4 महीने में हट रहा है, कोई प्रधानमंत्री 9 महीने में। विश्वनाथ जी अपने वीपी सिंह साहब जो हैं वो 11 महीने तक खींच कर ले गए थे। गुजराल साहब बीच में थोड़े दिनों के लिए आ गए थे। बिल्कुल इनस्टेबिलिटी। अब आप देखिए, अगर मनमोहन सिंह जी के टाइम के गठबंधन को भी देखें तो जो फर्स्ट टर्म था उनका यूपीए 1 जिसको बोलते हैं, उस समय में जिस तरीके से खिंचाव था, हालांकि वो लेफ्ट बाहर से सपोर्ट था, लेकिन जिस तरीके का खिंचाव था, और मुझे याद है कि हर हफ्ते एक कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी और लगता था कि इस हफ्ते शायद कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा कि पता नहीं गवर्नमेंट कहीं गिरने तो नहीं लगेगी। गवर्नमेंट प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए जब आप बना रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री पे भरोसा होना चाहिए। आपका जो प्रधानमंत्री का विजन है, आपको एक लिबर्टी तो उनको देनी पड़ती है कि प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से सोच रहे हैं, कैबिनेट इस तरीके से सोच रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन वहाँ बार बार खींचा जाता था। प्रधानमंत्री कोई फैसला ले रहे हैं, एक तरीके से कुछ घोषणा परोक्ष रूप से हो भी गई है तो भी एक बार की विड्रॉ करना पड़ रहा है। शुरुआती दिन से ही ये लगने लगा था कि ये गवर्नमेंट बहुत वीक है जी। और आप याद कीजिए 2014 में जब ये सरकार जाने की बात हो रही थी, चुनाव हो रहा था, तो सबसे बड़ा आरोप क्या था उस गवर्नमेंट पे कि इनडिसाइसिव गवर्नमेंट। 10 साल तक एक सरकार चल रही है गठबंधन की और वो फाइनली जो सबसे बड़ा आरोप लगा उन पे वो इनडिसाइसिव, यानी वो सरकार काम ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ आप देखिए वाजपेयी जी के टाइम से ही देखिए, वाजपेयी जी का पहला जो 1999 से 2004 का जो टर्म था उसमें भी बहुत खिंचाव था। पहला 2 टर्म में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा था, वो बहुत खिंचाव था। कुछ दल जो आज हैं वो उस समय भी थे, इसके अलावा भी बहुत सारे दल थे, कुछ 26-27 दल साथ में थे और एक प्रेशर दिख रहा था
कई बार। और इसलिए आप देखिए कि जो बीजेपी का जो अपना कोर एजेंडा था उस पे बीजेपी गवर्नमेंट, जबकि वाजपेयी माने जाते थे कि एक ऐसे लीडर हैं जो सबको साथ ले करके सबको मना सकते हैं, वाजपेयी जी की बात को लोग मान सकते हैं और वो अपने एजेंडा को कहीं ना कहीं पूरा करेंगे, नहीं कर पाए। जी, आप 14 से लेकर के अब तक देखिए, एनडीए सरकार थी, ये सच है कि वो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी बीजेपी की और इसलिए वो ज़्यादा मजबूती से काम कर सके, लेकिन जो बड़े रिफॉर्म्स के भी मुद्दे हुए या ऐसे मुद्दे जिस पे कि लोग डरते थे या सोच नहीं पाते थे, 370 जैसे मुद्दे, उसमें एनडीए से परे जाकर के भी एक समर्थन जुटाने की कोशिश हुई और हुआ। वो लगता था कि राज्यसभा में तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, जो कि ठीक है, आप लोकसभा में बहुमत में हैं, लेकिन उस गवर्नमेंट ने ये ताकत दिखाई कि वो परे जाकर के भी एक समर्थन हासिल कर सकता है अगर नेशनल इंटरेस्ट के कुछ सवाल आते हैं। जी, मुझे लगता है मोदी जी शायद इसी चीज़ को दर्शा रहे थे और ये दोनों पुराने हैं, ये दोनों जेडीयू और टीडीपी, ये तो बहुत ही पुराने हैं, वाजपेयी टाइम के अलायंस पार्टनर्स रहे हैं। जी, नीतीश जी तो उस समय रेल मंत्री भी थे कुछ दिनों के लिए। मुझे जितना याद आता है, कृषि मंत्री भी थे। 1996 में तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू ने राजा गठबंधन में शामिल वो हुए थे और 1996 से लेकर अब तक उनका रिश्ता बीजेपी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ किसी ना किसी रूप में बना हुआ है। प्रदीप कौशल जी, मैं आपसे भी ये बात इस पहलू को समझना चाहूँगा, क्योंकि देश के सामने दो गठबंधन रहे हैं। आज इंडी गठबंधन बना, चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व में बना, और उससे पहले कांग्रेस ने 10 साल यूपीए सरकार चलाई, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में 3 दशकों का एक गठबंधन लगातार चल रहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरी बार सर्वसम्मति के साथ एनडीए ने अपना नेता चुना है नरेंद्र मोदी जी को। ये अलायंस की जो सफलता है, जिस तरह बीजेपी अलायंस को लेकर चलती है, आप इसको कैसे देखते हैं राजनीतिक संदर्भ में, सरकार चलाने के संदर्भ में, गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर चलने के संदर्भ में? देखिए, भाजपा के पास एक लंबा अनुभव है एक गठबंधन को चलाने का, उसका निर्वहन करने का। उसके पास उस प्रकार का परिपक्व नेतृत्व है। जो दूसरा गठबंधन है वो खड़े पांव तैयार किया गया, जो वैकल्पिक एक गठबंधन के तौर पे चुनाव में उतरा। तो आपने देखा होगा कि अभी गठबंधन जो है वो चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा था, तो ममता बनर्जी जो हैं वो उससे अलग हो गई। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं तो हमारी पार्टी तो अलग चुनाव लड़ेगी, और चुनाव वैसे हम गठबंधन के साथ हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल के अंदर उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और जो वामपंथी दल हैं उनके साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। इस प्रकार का गठबंधन जो है वो कोई बहुत अच्छा संदेश लोगों को नहीं देता है, लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाता कि आप मिलकर के काम चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। इसमें लोगों को काफ़ी शंका रहती है। दूसरा उदाहरण आप देखिए कि पहले जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ वो एकदम आधा अधूरा था। दिल्ली में, गोवा में, हरियाणा में तो गठबंधन हुआ, लेकिन पंजाब में दोनों दल एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तो ऐसा लोग जो है वो बड़ा असमंजस के साथ देखते हैं कि पंजाब में तो आपका गठबंधन है नहीं, आप परस्पर विरोधी हैं, और सीमा पार करते ही अगले राज्य में आप आते हैं तो फिर आप गठबंधन में हैं, और फिर दिल्ली में आते हैं आपका गठबंधन है। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे, उसके लिए मुझे लगता है कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और हाल ही में हमने देखा कि इधर चुनावों की गिनती जो है वो पूरी हुई, परिणाम आए, और गोपाल राय जी जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में, उन्होंने घोषणा कर दी कि अब अगले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें हमारा गठबंधन नहीं होगा। माने इधर चुनाव संपन्न हुए हैं और एक तरीके से आपने गठबंधन को तोड़ने की घोषणा कर दी। राजधानी में जहां आपने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वहीं आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन आज से समाप्त है। तो जब इतना अल्पकालिक आपका एक दूसरे के साथ सहयोग है,
तो उससे क्या संदेश जाएगा? सरकार चलाने की मिलकर के वो तो बड़ी दूर की बात है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इनकी जो कार्यशैली है राजग की, वो बड़ी व्यवस्थित है। उसमें पहले से एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना, हालांकि नीतीश जी को आपने देखा होगा कि वो बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए भाजपा से अलग भी हुए, लेकिन उनका जो अनुभव था, जो दूसरा गठबंधन उन्होंने किया, वो लेकर के वो संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए वो वापस राजग के साथ चले आए। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू हैं, जब आशुतोष जी अभी उल्लेख कर रहे थे कि 96 में वो साथ थे, आप भी चर्चा कर रहे थे उसकी, तो वो बाहर से समर्थन दे रहे थे। उन्होंने मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं बनाई थी। हाँ, अध्यक्ष का पद बालायोगी जो उनकी पार्टी के नेता थे उनको दिया गया था, तो वो बीच में अलग भी हो गए। अलग होकर के उन्होंने, बल्कि एक समय ऐसा आया जब ये कहा कि हमारा तो भाजपा से गठबंधन था, शायद हम इसलिए हार गए। लेकिन अब सारे खट्टे मीठे अनुभव लेने के बाद वो एकदम, आपने देखा होगा, एक स्थायी भाव से भाजपा के साथ जुड़े हैं जी। तो ऐसा लगता है कि ये स्थायित्व का जो भाव है, जिसका साफ साफ आप प्रदर्शन देख रहे थे आज सेंट्रल हॉल में, वो स्थायी होगा, वो बना रहेगा, ऐसा लगता है। आज जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की, तारीफ की, उनके नेतृत्व की प्रशंसा की, कहा ग्लोबल लीडर हैं आप, और लोकप्रियता की बात उनकी की, सुशासन की बात की। नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तारीफ की प्रधानमंत्री जी की, किस तरह से उन्होंने सेवा के कार्य किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं। आशुतोष जी, चंद्रबाबू नायडू जी का ग्लोबल लीडर बताना, नीतीश कुमार जी का सेवा भाव का प्रकट करना कि प्रधानमंत्री जी ने सेवा के साथ देश का नेतृत्व किया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को लेकर एक जो संदेश निकला है, वो मजबूत एनडीए का निकला है बाहर, जिसको लेकर इंडी गठबंधन कई तरह के सवाल उठा रहा था। देखिए, बिल्कुल, अब ग्लोबल लीडर तो क्या है कि ये तो पिछले 10 साल में पीएम ने दिखाया है ना। ये तो उनको अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वर्ल्ड फोरम पे इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ही इज़ ए ग्लोबल लीडर। ग्लोबल इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, उसमें इनका पार्टिसिपेशन कैसे हो, ये इंश्योर करने की कोशिश होती है। अभी अगले 2 दिनों में फिर से वो विदेश जाएंगे ही, वो G7 की मीटिंग और अलग इश्यूज़। पिछले 10 साल में आप देखिए जो बड़े बड़े इश्यूज़ आए, चाहे वो यूक्रेन के हों, उसमें कैसे इन्वॉल्व होना है, इंडिया के हित को समझते हुए, उसको साधते हुए, इस पूरे क्राइसिस में कैसे हमें अमेरिका के दबाव से बाहर भी आना है, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के दबाव से बाहर आना है, रशिया को भी साधना है, रशिया से हमें तेल भी इस तरीके से खरीदना है कि हमारा यहाँ जो कंज्यूमर है उसके लिए फ़ायदे की बात हो। तो ये तो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। वो जो नायडू जी बोल रहे हैं वो वही बोल रहे हैं जो दिखा है पिछले 10 साल में। लेकिन और जो गरीबी और इसकी बात तो वो तो खैर फोकस रहा है। आज प्रधानमंत्री ने खुद भी ये चीज़ मेंशन किया कि कैसे पिछले 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को उससे बाहर निकालने की कोशिश हुई है, सर्टेन मापदंड पर वो हुई है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि एनडीए कैसे एक कोहेसिव है, एक साथ जुड़ा हुआ है, इसकी बात देखिए तो इसमें नायडू जी ने एक और बात कही कि ये जो जीत है, उन्होंने शायद अपने आंध्र प्रदेश की जो जीत है उसका वो शायद जिक्र कर रहे थे, और उसमें ये बताया कि इसमें प्रधानमंत्री की भी भूमिका है, क्योंकि वो वहाँ बहुत कैंपेन किए, और ये क्योंकि ये अनऑफिशियली भी जो टीडीपी के लीडर्स हैं वो मानते हैं कि इतनी बड़ी जीत है, इसमें इन्होंने बहुत मेहनत की और उसका असर रंग लाया है जी। एनडीए पार्टनर्स को जितना, यही जो आपने बात कही ना कैसे डिफरेंट है ये, तो डिफरेंट ऐसे ही है कि यहाँ बीजेपी का एक लीडर, बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर दूसरे पार्टी के एमपीज़ को जिताने के लिए जी तोड़ कोशिश करता दिखा, ये है। तो इसीलिए ये एक जुड़ाव है जो बहुत नेचुरल अभी दिख रहा है जी, और बहुत स्मूथली ये चलेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है जी। जाहिर सी बात है, चुनाव पूर्व बना गठबंधन है, 3 दशक पुराना गठबंधन है एनडीए का, और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। उनके नाम पर एनडीए ने भी प्रचार किया, उनके नाम पर वोट जनता से मांगे, और जो जनादेश आया है 2024 का, बहुमत से अधिक सीटें
बहुमत से अधिक सीटें, स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए पूरा एनडीए ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी को नेता अपना चुना, उनके नाम का समर्थन किया। लेकिन प्रदीप कौशल जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आज सेंट्रल हॉल आए, उन्होंने संविधान को नमन किया, माथे से लगाया। क्या संदेश है, क्या संकेत है? लेकिन साथ ही उन्होंने कई बात और भी कही अपने संबोधन में कि विपक्ष के कुछ दलों ने देश को गुमराह करने का काम किया। कई बार उन्होंने इसका उल्लेख किया और ये कहा कि देश के लोकतंत्र के लिए झूठ और गुमराह करने की राजनीति ठीक नहीं है। क्या मायने हैं इसके? देखिए, पूरे चुनाव अभियान में हमने देखा कि एक विशेष प्रकार का प्रचार किया गया इस बात को लेकर के, इस आरोप के साथ कि प्रधानमंत्री की मंशा संविधान में बहुत संशोधन करने की। हालांकि अगर आप इसको बिल्कुल व्यावहारिक स्तर पर देखें तो संविधान में संशोधन 100 से अधिक हो चुके हैं, लेकिन एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि भाजपा शायद आरक्षण जो है उसको लेकर के कुछ और मंशा मन में पाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद संविधान बदलने के चक्कर में कहीं आरक्षण समाप्त नहीं किया जाए। तो प्रधानमंत्री ने, हालांकि हमने पहले भी देखा है कि उन्होंने संविधान को बहुत असाधारण सम्मान दिया है हमेशा, लेकिन इस बार आपने देखा कि वो एक तरीके से प्रतीकात्मक प्रतिबद्धता जो उन्होंने दिखाई कि मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, संविधान हमारे लिए शिरोधार्य है। तो एक तो ये संदेश देने की कोशिश की गई। दूसरा, एक बात और जो किसी ने मिस नहीं की, वो ये है कि नीतीश कुमार जी ने जिस समय अभिवादन किया प्रधानमंत्री का, तो झुककर जैसे चरण स्पर्श की मुद्रा में हैं ऐसा लगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने तुरंत उनका हाथ थाम करके उनको रोक दिया। तो ये दिखाता है कि किस हद तक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं नीतीश जी और भाजपा जी। दूसरी बात का उल्लेख जैसे मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा, जो ग्लोबल लीडरशिप की बात हो रही थी, तो चंद्रबाबू नायडू का जो पिछला कार्यकाल था उसके अंदर एक विशेष उनका लगाव, उनका आग्रह देखा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रति। उन्होंने हैदराबाद का बहुत विकास किया और एक समय तो इतनी स्पर्धा बड़े, मैं मानता हूं कि बड़े स्वस्थ तरीके से दिखाई दे रही थी बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में। तो उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हैदराबाद का उस प्रकार से जो उसके ऊपर आग्रह था आईटी को लेकर के, वो उतना दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में विशेष तौर पे उल्लेख किया कि विश्व का पूरा परिदृश्य जो है, आर्थिक परिदृश्य, उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें बड़े अवसर भारत के सामने खुलने वाले हैं। तो जो राज्यों के अंदर जो नेतृत्व है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ये उनके लिए आवश्यक है कि वो इस प्रकार की परिस्थितियां, सुविधाएं विकसित करें अपने राज्यों में कि वो अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित कर सकें और उन जो अवसर मिल रहे हैं उनका भरपूर लाभ उठा सकें। उस दृष्टि से अगर आप देखें तो चंद्रबाबू नायडू मुझे लगता है सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं इस प्रकार का लाभ लेने के लिए, और आंध्र के लिए वो क्या करने की क्षमता रखते हैं इसका कुछ आभास हम सबको है। तो मैं मानता हूँ वो जो ग्लोबल लीडरशिप के ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया, उसका सीधा सीधा संदेश ये है कि भाई अब ये अवसर खुल रहे हैं तो ऊपर प्रधानमंत्री, नीचे मुख्यमंत्री, दोनों में अगर सामंजस्य हो और अवसर सामने हो और दोनों में आग्रह हो उस अवसर को बनाने का, तो ये सबसे अच्छा इस समय उपयुक्त समय है। आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात जिसका उल्लेख नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में किया वो था आदिवासी समाज को लेकर, जनजाति समाज को लेकर। वो इसलिए उन्होंने उल्लेख किया कि देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, वनवासी समाज है, उसकी संख्या बहुत प्रभावी है और उसमें से 7 राज्यों में एनडीए का शासन है। इसका क्या संदेश है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, खास तौर से जो दूसरा टर्म था मोदी जी का 2019 से लेकर के अब तक का, उसके पहले भी चीज़ें हो रही थी, इसमें उनका फोकस बहुत ज़्यादा दिखा था कि आदिवासियों का कल्याण कैसे होना चाहिए। बहुत सारे कानून तो आए ही थे जिसमें कि उनको कैसे उन्हें हक मिले, उन्हें सम्मान मिले, वो चीज़ें थी ही, लेकिन उनका मनोबल और कैसे बढ़े। अब देखिए, उसी टर्म की बात है जिस समय कि
राष्ट्रपति के रूप में अभी हमारी जो आज की राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको लाया गया था। तो जो उनके गांव तक, जनजातियों के गांव तक, क्योंकि वो गरीबों से ज़्यादा मतलब था, लेकिन जाहिर तौर पर उनमें भी गरीबी बहुत बड़ी संख्या में है, उन तक कैसे सुविधाएं पहुँचें, उन्हें लाभ पहुँचे, वो मेन स्ट्रीम में जुड़े हुए नज़र आएँ, वो खुद को सशक्त महसूस करें, ये चीज़ें थी। और अब चूँकि चुनावी हार जीत से बहुत चीज़ों का आकलन होता है, कई बार चुनाव में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन ज़मीन पर असर होता है। तो अब गुजरात में जिस समय का चुनाव हुआ था अभी 1 साल पहले, तो गुजरात में वो दिखा था कि ये रिफ्लेक्ट होकर के बहुत तेज़ी से आया था, क्योंकि वो एक वर्ग था, एक हिस्सा था वहाँ गुजरात का, जहाँ से जनजाति जहाँ ज़्यादा समूह में रहते थे, वहाँ से वोट बीजेपी को नहीं मिला करता था। वो पारंपरिक रूप से वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे, एक बारगी वो दिखा। और ये चीज़ इस चुनाव में भी शायद वो यही बताना चाह रहे थे कि हमारा इम्पैक्ट वहाँ है, लोग महसूस कर रहे हैं कि मोदी सरकार के काम में। जी बिल्कुल। और इस तरफ इशारा भी नरेंद्र मोदी जी ने किया कि 10 सालों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के शासन में देश ने तरक्की की, उन्नति की, सेवा के साथ देश की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जिससे गरीबी रेखा से करोड़ों लोग बाहर निकले। देश ने किस तरह उन्नति की, इसका भी उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शुक्रवार की बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सर्वसम्मति से नेता सदन चुन लिया गया। घटक दलों ने सर्वसम्मति के साथ उनके नाम का प्रस्ताव किया और उसकी सहमति प्रकट की। जाहिर सी बात है, इस बैठक में समन्वय और सद्भाव और एक साथ चलने का एनडीए ने संदेश दिया। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.